हाँ जी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इससे पहले वाले चैप्टर का मैं आपका टेस्ट प्रिपेयर कर दूंगा, आप लोगों ने देना है वो। देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते क्या है, सबसे पहले हम वो समझते हैं, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट to assist credit transactions in the business। इसका मतलब क्या है? ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा यंत्र है जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को असिस्ट करता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? उधार की ट्रांजेक्शन को असिस्ट करता है बिजनेस के अंदर। क्रेडिट मींस उधार। तो जब भी आपको उधार पे कोई चीज काम करना होता है तो वहां पर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा यूज करा जाता है। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली होते क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, लेट्स टेक एन एग्जांपल। देयर आर टू पर्सन्स, एक का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई। एक्स जो है सेलर है और वाई जो है ही इज अ बायर। ठीक है, किस चीज का? बायर ऑफ गुड्स। ही इज अ सेलर ऑफ गुड्स। अब एक्स क्या करता है? एक्स वाई को गुड्स बेचता है, लेट्स से 50,000 रुपीज के, और वाई से डिमांड करता है कि भाई 50,000 रुपए मुझे दे। वाई कहता है यार मेरे पास तो अभी है नहीं, एंड वाई इज नॉट वेरी मच नोन टू हिम कि वो उसको उधार दे दे। तो इस केस में क्या होता है? वाई कहता है कि भाई मैं तुझे 3 महीने का मुझे क्रेडिट चाहिए, 3 मंथ्स क्रेडिट। अब 3 महीने क्रेडिट इसको चाहिए तो क्या होगा भाई? वर्बली तो हम इस पे फेथ कर नहीं सकते क्योंकि इसी क्रेडिट वर्दिनेस इतनी नहीं है। तो इस केस के अंदर क्या होता है? एक्स कहता है ठीक है, अगर तुम्हें 3 महीने क्रेडिट चाहिए तो मैं एक बिल बना रहा हूं। बिल मतलब एक डॉक्यूमेंट पे कुछ लिख रहा हूं, आप उस पर साइन कर दो। ठीक है। और वाई उस डॉक्यूमेंट एक्स उस डॉक्यूमेंट पे लिखने लग जाता है। ये डॉक्यूमेंट क्या होता है? एक ऑर्डर होता है। ठीक है। ऑर्डर टू वाई, किसको ऑर्डर जा रहा है? वाई को जा रहा है। क्या ऑर्डर जा रहा है? इस ऑर्डर में लिखा होता है वाई विल पे ₹50,000 टू एक्स, और टू द पर्सन एक्स डायरेक्ट्स। पैसा एक्स को दिया जाएगा या एक्स जिसे बोलेगा उसको दिया जाएगा आफ्टर 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ्स इस पे एक्स भी अपने साइन करता है, वाई भी अपने साइन कर देता है, और इस पे डेट डाल दी जाती है आज की। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आज की डेट है 19 नवंबर, तो 19 नवंबर की डेट डाल दी जाती है और वाई उस पर अपने साइन कर देता है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट को हम नाम देते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। ये कंप्लीटली ये नोटराइज भी कराया जाता है। ठीक है, नोटराइज कराया जाता है, इस पे सर अपनी स्टैंप्स लगाता है, वाई अपना साइन करता है। तो एक ये रिटर्न डॉक्यूमेंट हो गया। इसी को हम बोलते हैं, जैसे ही वाई इस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, वाई एक्सेप्ट्स, तो ये वाई की एक्सेप्टेंस बन जाती है। कई बार आपने बुक में देखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा वाई इज एक्सेप्टेंस, या किसी की कोई एक्सेप्टेंस, तो वो यही एक्सेप्टेंस होती है, वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैंने आपको पैसा देना है। अब 3 महीने बाद, ठीक है, लेट से 19 नवंबर है, 19 नवंबर 2021। 3 महीने कब खत्म होते हैं? 19 दिसंबर, 19 जनवरी, 19 फरवरी। 19 फरवरी को 3 महीने खत्म हो जाते हैं 2022 में। 19 दिसंबर 2022 को ये ड्यू डेट आ जाती है इसकी। ठीक है। ये बिल अब इसकी पेमेंट होनी चाहिए। इसके बाद 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर दिए जाते हैं। 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर दिए जाते हैं। ग्रेस, ये आ जाती है इसकी मेच्योरिटी डेट। बिल मेच्योर हो जाता है। ठीक है। 3 दिन मतलब ये 22 तारीख तक इसकी पेमेंट करनी ही होती है किसी भी हालत में। 22 फरवरी 2022, अगर 22 को संडे पड़ रहा है तो 21 को पेमेंट होगी। अगर 22 को कोई हॉलीडे है तो 21 को, एक दिन पहले पेमेंट हो जाएगी। अगर 22 को कोई इमरजेंसी है तो फिर 23 को होगी। ठीक है, इमरजेंसी केस में अगला दिन, बाकी सब केस में एक दिन पहले उसकी पेमेंट हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। किस लिए यूज करा गया? ये हमें असिस्ट कर रहा है ताकि हम उधार पे माल बेच पाए या उधार की ट्रांजेक्शन को एंटर कर पाए, और हमारे पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट हो जिसको कोर्ट में रखे, और कोर्ट के लिए वो रिलायबल डॉक्यूमेंट हो।
अगर वाई पैसा नहीं देता ये पैसा, फिर कोर्ट में हम चैलेंज कर सकते हैं उसको लेके। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, अब आगे देखिए। तो अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स, फीचर्स एंड डेफिनेशन दोनों क्लियर हो गए हैं। फीचर्स एंड डेफिनेशन क्या है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये डेफिनेशन भी होगी और फीचर भी होंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज, फर्स्ट पॉइंट, इज अ रिटन ऑर्डर। इट इज अ रिटन ऑर्डर। ये एक रिटन ऑर्डर है, वर्बल ऑर्डर नहीं है। ड्रॉन बाय, ड्रॉन बाय दी, या इट इज अ रिटन ऑर्डर मेड बाय ड्रॉअर। ये कौन ऑर्डर कौन दे रहा है? ड्रॉअर टू द ड्रॉई। अब ये ड्रॉअर और ड्रॉई क्या हुआ? ड्रॉअर हुआ एक्स जो ऑर्डर दे रहा है, और ड्रॉई हुआ वाई जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है। इट इज अ रिटन ऑर्डर मेड बाय ड्रॉअर टू द ड्रॉई। किस चीज का ऑर्डर है? टू पे, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी। सर्टेन सम का मतलब क्या होता है? कोई भी निश्चित अमाउंट, कोई भी फिक्स अमाउंट विद इन अ, विद इन अ स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। पैसा कितना देना है वो निश्चित है, वो सर्टेन है। पैसा कब देना है वो भी स्पेसिफाइड है। ड्यूली एक्सेप्टेड, ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई, ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई। और ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। प्रॉपरली डेटेड एंड साइंड, डेटेड एंड साइंड। देखिए, तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर डेफिनेशन आपको पढ़नी है तो आप कैसे पढ़ेंगे? अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन ऑर्डर मेड बाय द ड्रॉअर टू द ड्रॉई to pay a certain sum of money within a specified time period, duly accepted by the drawee, properly dated and should be properly dated and signed. और अगर इसकी फीचर्स बताने हो तो क्या होगा? इट इज अ रिटन ऑर्डर। एक बिल ऑफ एक्सचेंज रिटन ऑर्डर होता है। कौन देता है? ड्रॉअर ड्रॉई को देता है। किस चीज का? कि अगर एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे कर दी जाएगी, क्या कब पे करी जाएगी? एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद, जो भी टाइम पीरियड है। ड्यूली, इट शुड बी ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई एंड इट शुड बी प्रॉपर्ली डेटेड एंड साइंड। ये अलग अलग फीचर्स भी हो गए। और इसको जब आप सीख पूरा रिदम के अंदर पढ़ेंगे, एक फ्लो के अंदर पढ़ेंगे, तो एक डेफिनेशन भी बन जाएगी। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है। इसके बाद आपको ये भी समझना है कि ये सारी बातें लिखी कहाँ हुई है। ये सारी बातों के लिए जो गवर्निंग लॉ है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, सारी डेफिनेशन वहीं पर दी हुई है। ठीक है। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारा एक और इंस्ट्रूमेंट भी आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। अभी हम बात करें तो ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज की, अब हम बात करने वाले हैं प्रोमिसरी नोट की। अब ये प्रोमिसरी नोट क्या होता है? दोबारा से एक्स और वाई आपस में ट्रांजेक्ट कर रहे हैं। एक्स ने वाई को 50,000 का माल बेचा, और वाई कहता है मुझे 3 महीने का क्रेडिट दे दो। ठीक है। पहले क्या होता था? एक्स नोट करता था कि भाई तू मुझे पैसा देगा, साइन कर। अब यहाँ पे वाई एक प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस टू पे। ठीक है। और एक कागज पे लिख के दे रहा है कि भाई मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। आई, आई मतलब वाई प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस टू पे ₹50,000 टू एक्स और हिज ऑर्डर, फॉर हिज ऑर्डर। एक्स को देगा या जिसे वो ऑर्डर करेगा इसको देगा, आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है। इस पे वाई साइन कर देता है। ठीक है। और इस पे नोटराइज हो जाता है। ये डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है? नोटराइज। इस पे नोटराइज कराना बहुत जरूरी है। ठीक है। नोटराइज का मतलब क्या है? आप एक नोटरी के पास जाते हैं जो सरकारी आदमी होता है, ठीक है, वकील होता है। वो इस डॉक्यूमेंट को अपने एंट्री में रजिस्टर में एंट्री कर लेता है और इस पे अपना ठप्पा लगा देता है कि भाई ये जो प्रॉमिस है मेरे सामने करा गया है और इस बंदे ने किसी भी दबाव में आके नहीं करा। उस पे नोटराइज होता है। जब जरूरत पड़ती है तो कोर्ट में उसे ही बुलाया जा सकता है। ठीक है।
तो ये क्या था, वाई खुद ही प्रॉमिस कर रहा है। जब वाई खुद ही प्रॉमिस कर देता है तो उस नोट को हम प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। सो प्रॉमिसरी नोट, इसके फीचर्स और डेफिनेशन, प्रॉमिसरी नोट इज अ रिटन प्रॉमिस, रिटन प्रॉमिस मेड बाय द ड्रॉअर। अब इसके अंदर ड्रॉअर कौन हुआ, वाई। इसके अंदर जो बनाता है वो ड्रॉअर है, टू द ड्रॉई, और जिसके फेवर में बनाया गया वो ड्रॉई हो गया, ड्रॉई। इसमें क्या लिखा, टू पे a certain sum of money within a specified time period sorry, to drawee or his order। इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो खुद देने वाला खुद ही कह रहा है मैं दूंगा पैसा। ड्यूली साइन, डेटेड एंड स्टैम्प्ड। ठीक है, इसमें स्टैम्प, डेट और साइन होने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, तो उसको हम प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, अब हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम प्रोमिसरी नोट हो या कुछ भी हो, हम उसको बिल ऑफ एक्सचेंज ही नाम देंगे। ठीक है, पार्टीज टू बीओई, पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज। कितने तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। पहला होता है ड्रॉअर, दूसरा होता है ड्रॉई, तीसरा होता है पेई। ड्रॉअर हु मेक्स द बिल, जो बिल बनाता है, हु मेक्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको हम क्रेडिटर भी बोल सकते हैं। क्रेडिटर मतलब जिसको, जिसने पैसा लेना है, या फिर सेलर भी बोल सकते हैं, जिसने माल बेचा है। हु मेक्स द बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉई, या ऐसे भी कहते हैं हु गिव्स द ऑर्डर, ड्रॉई। टू whom ऑर्डर इज मेड, जिसको ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, और ये कौन होगा, डेटर होगा, पैसा देने वाला आदमी, या फिर कह सकते हैं बायर। पेई हु रिसीव्स द मनी, पेई कौन होता है, हु रिसीव्स द मनी। अगर पैसा ड्रॉअर को ही मिलता है तो ड्रॉअर ही पेई हो जाएगा। या फिर ऑन whom बिल इज ड्रॉन। ठीक है, सेकंड केस, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, इसमें भी ड्रॉई और पेई होते हैं। लेकिन फर्क क्या आता है, ड्रॉअर कौन बनता है, हु गिव्स द प्रॉमिस, हु गिव्स द प्रॉमिस, जो प्रॉमिस दे रहा है। मतलब यहाँ पे कौन होगा प्रॉमिस देने वाला, प्रोमिसर, प्रोमिसर। इसको आप बायर भी बोल सकते हो और डेटर भी बोल सकते हो। ड्रॉई, टू whom promise is made। इसको आप प्रॉमिस ही भी बोल सकते हो, इसको आप सेलर भी बोल सकते हो, और क्रेडिटर भी बोल सकते हो। पेई हु रिसीव्स द मनी। तो इस केस में ड्रॉई और पेई सेम होते हैं। ठीक है, हु रिसीव्स द मनी।
इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर दो पार्टीज हैं जिनकी बुक्स में हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख रहे हैं। मेजरली दो पार्टीज हैं, एक है ड्रॉअर और दूसरा है ड्रॉई। तो यहाँ पे ड्रॉई कौन है? सेलर, जो माल बेच रहा है। और ड्रॉअर कौन है? ड्रॉई कौन है? बायर। दोनों की बुक्स में एंट्रीज कौन क्या होंगी वो हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास वी हैव 4 डिफरेंट केसेस। केस नंबर 1, दैट इज बिल रिटेन टिल मेच्योरिटी। आप चारों केसेस लिखो, फिर मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। केस नंबर 2, दैट इज बिल discounted with the bank. Case number 3, bill sent to bank for collection. Case number 4, so bill endorsed to third party. These are the 4 cases. तो ड्रॉअर मतलब जिसने पैसा लेना है उसके यहाँ पर 4 केसेस है। अब होता क्या है, ये रहा बिल ऑफ एक्सचेंज 50,000 रुपए का, ये रहा एक्स और ये रहा वाई। ये एक्स ने वाई को दिया और वाई ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, वाई एक्सेप्ट्स। अब जैसे ही बिल ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है वाई के द्वारा, तो फॉर एक्स इट बिकम्स बिल्स रिसीवेबल। एक्स को उस पर पैसा मिलना है तो एक्स के लिए एसेट बन जाता है, और फॉर वाई इट बिकम्स बिल्स पेबल, राइट। वाई ने इस पर पैसा देना है तो वाई के लिए क्या बन जाता है? लायबिलिटी बन जाता है। अब हमें आगे बढ़ना है। अब ये बिल किसके पास है? एक्स के पास आ गया। एक्स अपने पास वो संभाल के रखेगा। अगर वो मेच्योरिटी तक संभाल कर रखता है तो दैट केस इज कॉल्ड बिल रिटेन टिल मेच्योरिटी। इस केस में होता क्या है, देखिए सबसे पहले इसके पास बिल रिसीव होता है जिसकी एंट्री ये करता है BR2Y। बिल मिल गया। इसके बाद वो बिल कुछ टाइम बाद मेच्योर हो जाता है और इसको उसका पैसा मिल जाता है, तो एंट्री क्या बन जाती है? बैंक टू बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। क्लियर है? जो पैसा इसको वाई से लेना था वो बिल रिसीवेबल से मिल गया। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड बिल रिटेन टिल मेच्योरिटी। पहले बिल मिला, हमने वेट करा मेच्योरिटी डेट तक का, 2 महीने 3 महीने तक का, और हमें वो पैसा मिल गया। दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2, हमें पैसों की जल्दी जरूरत पड़ गई। हमें बिल मिला तो हमने एंट्री करी BR2Y। अब पैसों की जरूरत पड़ गई। जब हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वाई तो हमें अभी देगा नहीं, ठीक है, वाई तो टाइम से ही देगा पैसा। तो हम बैंक जाते हैं। बैंक जाके कहते हैं बैंक जी हमने वाई से पैसा लेना है, क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हो? तो बैंक वो बिल हमें डिस्काउंट कर देता है। बैंक हमें फैसिलिटी देता है, डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। तो उसमें बैंक हमें पैसा अभी दे देता है तो हमें बैंक से पैसा मिल जाता है, बैंक ऑन डेबिट। और ये BR हम बैंक को दे देते हैं तो BR हमारे पास से चला जाता है। अब लेट से 50,000 का BR है तो बैंक हमें पूरा पैसा देगा? नहीं, बैंक जितने समय पहले हमें पैसा दे रहा है उतने समय का चार्ज काट लेगा। अगर वो 2 महीने पहले पैसा देगा तो 2 महीने का अपना चार्ज काटेगा, 3 महीने पहले पैसा देगा तो 3 महीने का चार्ज काटेगा। लेट से उसने 2,000 रुपए काट लिए तो हमें 48,000 दे देता है। बाकी का खर्चा हम कहाँ डाल देते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस में। डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है, ये डिस्काउंटिंग एक फैसिलिटी है जो बैंक ने हमें दी, जल्दी पैसा दे दिया। अब जब 3 महीने 4 महीने बाद जब वो बिल मेच्योर हो जाता है तो उस पे हम एंट्री नहीं करते, वो पैसा बैंक को मिलता है। ठीक है, दिस इज आवर सेकंड केस। थर्ड केस इज बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब लेट से ऐसे ही मेरे पास 7-8 बिल 10 बिल्स या 50-60 बिल्स है, तो मैं क्या करता हूँ उन्हें बैंक जमा करा देता हूँ। लेट से मेरे पास 10 बिल्स आए तो मैं एंट्री करूंगा BR2Y BR2X, जिससे भी मेरे पास बिल्स आ रहे हैं। अब वो सारे बिल्स को उठाकर मैं
एक नए अकाउंट में डाल देता हूं जिसको मैं बोलता हूं बिल सेंट फॉर कलेक्शन, अकाउंट डेबिट। ये सारे जो बी आर है वो सारे उस अकाउंट में जमा कराया था। जैसे जैसे वो बिल मेच्योर होते रहते हैं, मेरे बैंक में पैसा आता रहता है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता रहता है, और मेरे बिल सेंट फॉर कलेक्शन को मैं कम करता रहता हूँ। मैं ये दिखाता हूँ कि भाई जो कलेक्शन के लिए मैंने बिल भेजे थे वो पैसा मुझे रिसीव होता जा रहा है। ठीक है, दिस हैपेंस जब मैं सारे बिल्स को बैंक में जमा कराया तो वो बैंक क्या करता है, कलेक्शन अपने आप करता रहता है टाइम से। ठीक है, फोर्थ केस। अब फोर्थ केस में क्या है, फोर्थ केस में हमारे पास बिल आता है। अब अगर हमने किसी और को पैसा देना है तो ये बिल भी हम उसको दे सकते हैं, बिल पर उसका नाम लिख देते हैं और ये बिल उसको एंडोर्स कर दिया जाता है। ठीक है, एंडोर्स कर दिया जाता है। अब वो पेमेंट बैंक जब भी जिसने पैसा देना है, जिसका भी नाम उस बिल पर लिखा होता है वो उसको पे कर देता है। तो लेट्स से मैंने बिल सी को दे दिया, तो एंट्री विल बी सी टू बी आर। दिस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। अब पैसा किसको मिलेगा, सी को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे केसेस क्या थे कि मुझे टाइम से पैसा मिल गया है, मुझे मिल गया है या बैंक को मिल गया है या मेरे बैंक में आ गया या फिर जिसको मैंने बिल दिया था उसको मिल गया। मतलब कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अच्छा, पैसा देने वाले के लिए कोई भी चेंजेस नहीं है, उसने पैसा देना है तो उसकी एंट्री क्या होती है, उसकी हर केस में सेम ही एंट्री होती है। जैसे कि वो एक्स को बिल्स पेबल देगा तो एंट्री करेगा एक्स टू बीपी, बिल पेबल लायबिलिटी है उसने एक्स को दिया, और उसके बाद वो बीपी अपनी लायबिलिटी की जब भी पेमेंट करेगा एंट्री होगी बीपी टू कैश और बैंक, वो उसकी पेमेंट कर देगा। दैट्स इट। तो ड्रॉई की बुक्स में सिर्फ दो एंट्रीज होती है। अभी इन्हीं एंट्रीज को मैं दोबारा कराऊंगा, अभी मैंने आपके साथ 4 केसेस डिस्कस करे हैं, कोई डाउट है तो पूछ लो।